अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ 21 और मैं हूं पलवशा महमूद और ईसा लैब की जानिब से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है और आज से पहले हम लोगों ने इस मौजू पे बात भी नहीं की, इस मौजू के बारे में डिस्कस भी नहीं किया। ये अक्टूबर का महीना खुसूसी एक जो है बीमारी को लेके मनाया जाता है। मनाने से मुराद ये कि उस बीमारी के अवेयरनेस के लिए जगह जगह कैंप्स मुनक्किद किए जाते हैं। इसके अलावा डिफरेंट अवेयरनेस कैंप्स के अलावा ख़वातीन को इस चीज़ की जो है वो रोशनी उनमें फैलाने के लिए और इस चीज़ से अवेयर करने के लिए बहुत इसके इक़दाम किए जाते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, हम लोग बात करने वाले हैं आज ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अक्टूबर के महीने को ख़ास तौर पे पिंक रिबन जो है वो इसकी अलामत होती है कि हम लोग अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के तौर पे मनाते हैं। और आज हम लोग इसी अहम टॉपिक के हवाले से बात करने वाले हैं प्रोग्राम में। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर शबाना नाज, जो कि न्यूरोमस्कुलर स्पेशलिस्ट हैं, सितारा पाकिस्तान 2021 और 22 भी हैं। इसके अलावा मैं उनके बारे में मज़ीद तो नहीं जानती, मैं चाहूँगी कि वो अपने बारे में मज़ीद ख़ुद बताएं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर, मैं चाहूँगी आप अपना जो है वो ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कहाँ कहाँ से एसोसिएटेड हैं और जहाँ तक मैंने सुना था आप इंटरनेशनल लेवल पे भी हेल्थ अवेयरनेस के लिए काम करती हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सब लोग का बहुत शुक्रिया जो इतने अवेयरनेस के टॉपिक पे, इतने अहम टॉपिक को आपने डिस्कस किया और उसके लिए आप अपना हिस्सा डाला, क्योंकि हम सब पाकिस्तान के बेटे बेटियां हैं और हमने अपने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। उस हिसाब से हर एक ने अपना हिस्सा डालना है। जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है, सबसे पहले तो मैं एक पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान की बेटी हूँ और इस पाकिस्तान की बेटी ने बहुत मेहनत की अपने काम में, अपने फील्ड में। और जैसा आपने मुझे बताया कि सितारे पाकिस्तान है, रोल मॉडल वुमेन अवार्ड, एक्सीलेंट पर्सनैलिटी अवार्ड, टैलेंटेड वुमेन अवार्ड, हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान, बहुत सारे हैं जो मुझे अभी याद भी नहीं है। इसके अलावा मैं नेशनल इंटरनेशनली भी जो है जितने भी हेल्थ अवेयरनेस सेशन हैं, आपने हमारे पाकिस्तान के भी जितने चैनल्स हैं, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और भी जो है इंडोनेशिया, चाइना, हर जगह जहां हमारे पाकिस्तानी चैनल्स हैं उसमें हेल्थ अवेयरनेस सेशन भी देती हूं। और तमाम जितने भी ऑल ओवर द पाकिस्तान जो हमारे डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपिस्ट हैं और दूसरे डॉक्टर्स, उनको जो है अपने हैंड्स ऑन वर्कशॉप, क्योंकि मेरी यूके सर्टिफिकेशन है, ड्राई कपिंग है जिसको हम डायनामिक कपिंग भी कहते हैं, ड्राई नीडलिंग है, उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन है और उस जो है स्पोर्ट्स इंजरी रिहैबिलिटेशन में भी मैंने बहुत काम किया हुआ है। नई टेक्निक्स ISTM है, उस पे भी काम कर रही हूँ। गर्ल्स के मैंने अपनी फील्ड में बहुत काम किया और एसोसिएट जो हूँ वो मैं मेरे अपना जो है मेरी पॉश एरिया DHA क्लिनिक्स में मेरी प्रैक्टिस है और वहीं मैं काम कर रही हूँ। अरे ज़बरदस्त, माशाल्लाह, आपको प्रोग्राम में इनवाइट करके मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि हमारे बीच एक इतनी जो है वो एजुकेटेड और आपने जो है वो ख़वातीन के लिए और ख़वातीन ही नहीं बल्कि हर फ़र्द के लिए जो हेल्थ अवेयरनेस के लिए इतने कैंप्स का इनेकाद किया है। इसके अलावा आपकी कोशिश होती है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ अवेयरनेस प्रोवाइड की जा सके। तो हम लोग अपनी टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर, मेरा आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान में इस वक्त 15% ख़वातीन जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हैं और अक्सर को तो पता ही नहीं होता कि वो किस इतनी मोहलिक वबा से जो है वो फ़ाइट कर रही हैं, क्योंकि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया जाता है, निगलेक्ट कर दिया जाता है। तो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर की वजूहात क्या होती हैं? क्या ये हिस्ट्री टू हिस्ट्री वेरी करता है? देखिए, जहाँ तक पहले की अगर हम बात करें तो पहले तो ये था कि लोग इस टॉपिक पे बात करते हुए भी शर्माते थे। इसी शर्म में, इसी में ये बीमारी जो है वो अंदर ही अंदर बढ़ जाती थी। पता जब चलता था कि जब आपका मेटास्टेसिस स्टेज, यानी जब कैंसर दूसरी जगह तक पहुँच जाता था। लेकिन अब क्योंकि इतने अवेयरनेस सेशंस हैं, इतने लोग कैंप्स लगा रहे हैं, डॉक्टर्स भी अवेयरनेस दे रहे हैं, तो ना सिर्फ जो औरतें हैं उन्हें बल्कि मेल्स को भी जो है काफ़ी अवेयरनेस हो गई है, वो भी अपनी फ़ीमेल्स के जो है ट्रीटमेंट में बहुत इंटरेस्टेड हो गए। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि अब हमारी औरतों को काफ़ी हद तक शऊर आ गया है, मीडिया का उसमें बहुत बड़ा रोल है। अब जो इसके कॉजेज़ हैं, देखिए इसका जो पर्टिकुलर कॉज है स्टिल अननोन है, लेकिन इसके कई ऐसी कॉजेज़ हैं जो, या फैक्टर्स जिसे हम कहेंगे रिस्क फैक्टर। सबसे पहले तो फैमिली हिस्ट्री है और म्यूटेशन ऑफ जीन्स, सर्टन जीन्स हैं जैसे BRCA1, BRCA2 है, P53, ये वो हैं जेनेटिक, वो जीन्स हैं, इनमें
म्यूटेशन होती है और ट्रांसफ़र होते हैं मतलब मदर से अपने बच्चे के अंदर। अब एक तो ये कॉज हो गया, इसका मतलब ये कि 10% जो है वो हमारी अपनी फैमिली हिस्ट्री जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा ये होता है कि नॉर्मली हमारी बॉडी में डैमेज डीएनए जिन्हें कहा जाता है, डैमेज डीएनए जो है वो सेल्स होते हैं, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, यानी आपकी बॉडी के अंदर वो सिस्टम जो कि बीमारियों से लड़ सके, मदाफ़ती सिस्टम, जब आपका वो मदाफ़ती सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, और वो कमज़ोर क्यों होता है, आपका गलत खाना प्रॉपर जो है वो आप डाइट नहीं ले रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वॉक नहीं कर रहे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये काउंट करती हैं और वो आपका इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देती हैं। ये तो इसकी मेन जो है हम इसकी बात करेंगे। सॉरी, असल में इतने ज़्यादा मैं सेशंस करती हूँ, 24 घंटे हमारे सेशन, तो गला जो है वो बिल्कुल बंद होता जा रहा है। बहरहाल, लेकिन हम हिम्मत हारने वाले लोगों में से नहीं है, काम हमने अपना करना है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, रिस्क फैक्टर में सबसे बड़ा बढ़ती हुई उम्र। जो बढ़ती हुई उम्र है उसमें इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इनफर्टिलिटी, औलाद का ना होना, लैक ऑफ ब्रेस्ट फीड, आप बच्चे को अपना दूध नहीं पिला रहे। दूसरा, ओवरवेट, लेट मेनोपॉज, क्योंकि ओवरवेट में भी ये रिसर्चेस ये कहती है कि आपका जो है एस्ट्रोजन लेवल, आपका इंसुलिन लेवल जो है वो डिस्टर्ब होता है, जो कि एक फैक्टर है उसमें। इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी, आपने बहुत ज़्यादा रेडिएशन थेरेपी ली, स्पेशली थोरेसिक रीजन यानी सीने के उस पर, और कुछ ऐसी हार्मोनल थेरेपीज़ हैं। देखें, जब भी आप, आजकल तो बहुत फैशन है, जब बड़े इलाकों की मैं बात करती हूँ, जैसे पॉश एरियाज़ में लोग हार्मोनल थेरेपी जो है वो ज़रूर लेते हैं कि भाई इसके आफ्टर मेनोपॉज स्पेशली। तो हार्मोन्स थेरेपी जब भी आपने अपने डॉक्टर के अंडर सुपरविजन लें, क्योंकि ये भी एक फैक्टर है। उसके अलावा जो है मैंने जैसे आपको बताया, लैक ऑफ एक्टिविटी, आपका ओबीज हो गया, आपका वेट बढ़ गया, आपका इंसुलिन, आपका एस्ट्रोजन लेवल, आपका लेट मेनोपॉज, ये भी आपका फैक्टर है। उसके अलावा कंजप्शन ऑफ डिफरेंट अल्कोहल, जो हमारे मुल्क में तो खैर कम है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये सारे भी जो हैं वो इसका एक फैक्टर है। और फैमिली हिस्ट्री तो जैसे आपको पता ही है। ठीक डॉक्टर, अभी आपने जिक्र किया कि कैंसर जो है हम लोग तब तक इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते या तब तक डायग्नोस नहीं होता जब तक ये किसी और डिफरेंट के अज़ा में ना फैल जाए। तो क्या कैंसर ट्रैवल भी करता है डिफरेंट ऑर्गेजम्स में? देखिए, कैंसर के स्टेजेस हैं। जब हम कैंसर की बात करते हैं, इसका मकसद ये है कि इसमें स्टेज 1, स्टेज 2, 3 एंड 4। हम जब स्टेज 1 और 2 में है, जितनी जल्दी ये डायग्नोस होता है उतना इसका ट्रीटमेंट और इसकी प्रोग्नोसिस या रिकवरी बहुत अच्छी होती है। लेकिन जैसे आप स्टेज 3 और स्टेज 4, ये एडवांस स्टेज कहलाता है। इसमें ये होता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब ये होता है कि कैंसर अपनी जगह से दूसरी जगह ब्लड सर्कुलेशन से या लिम्फेटिक सिस्टम, हमारा एक ड्रेनेज सिस्टम है, उसके ज़रिए जिस्म के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाता है, जिसमें ख़ास तौर पे बोन्स हैं, आपका लिवर है, आपका ब्रेन है, आपके लंग्स हैं। तो ये वो हिस्से तक वहाँ जब कैंसर फैलता है तो वो आपकी एडवांस स्टेज होती है। ठीक। और ओवरऑल कैंसर की कितनी स्टेजेस होती हैं? 4 स्टेजेस हैं। स्टेज 1, स्टेज 2 को अर्ली स्टेज कहा जाता है और इसमें रिकवरी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे कहा जाता है कि स्टेज 1 में जो है 98 to 99% जो है वो आपकी रिकवरी होती है। स्टेज 2 में जो है वो 80 to 85% है। स्टेज 3 में 60 to 65% है। स्टेज 4 में जो है वो आपकी 20 to 25%। ये थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जो स्टैटिस्टिक कहती है उसके हिसाब से ये इसकी जो है इसमें प्रोग्नोसिस बताया जाता है। यानी सिंपल करके आप ये समझें कि जितना अर्ली आप इसको डायग्नोस कर लेते हैं उतना ही जल्दी इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा और उतनी ही ज़्यादा रिकवरी के आपके चांसेस होते हैं। ठीक है डॉक्टर, इसके ट्रीटमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो इसके क्योर्स इसका किस तरह मुमकिन है और ट्रीटमेंट में इसके किस तरह के ट्रीटमेंट शामिल हैं, और अगर डाइट के हवाले से बात करें तो क्या कोई स्पेसिफिक डाइट लेनी पड़ती है इसके लिए? देखें, जहाँ तक अगर आपका जैसे डॉक्टर आपको बताते हैं, अवेयरनेस का मतलब यही है, अगर आप की एज बढ़ रही है 50 से अबव है तो आपने सालाना मेमोग्राम कराना है। उसके बाद अगर यंग लड़कियां हैं उनको कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है तो वो आपका अल्ट्रासाउंड करना, उससे जो है वो आपको प्री कैंसर स्टेज तक जो है वो डायग्नोज हो जाती है और उसका ट्रीटमेंट बड़ी जल्दी हो जाता है। लेकिन उसके बाद अगर इनमें फाइंडिंग आती हैं तो फिर बायोप्सी है, फिर हार्मोनल टेस्ट वगैरह होते हैं। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक़ ये है कि इसके आपने
आपने क्या पूछा था कि इन स्टेज की रिकवरी का ट्रीटमेंट, लेकिन ट्रीटमेंट डिपेंड करता है स्टेज के ऊपर, वो आपका ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो आपका डिसाइड करता है। लेकिन इसमें जो एक प्रिंसिपल है उसमें यह है कि इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी होती है। उसमें जो है उसको मेस्टेक्टमी कहते हैं, उसमें जो है सिंपल या आप इसकी जो कंप्लीट मेस्टेक्टमी होती है, उसके अलावा इसमें कई टाइप की होती हैं मेस्टेक्टमीज, उसमें जो है रेडियल मॉडिफाइड रेडियल मेस्टेक्टमी भी है, और डिपेंड करता है कि कितने लिम्फ नोड निकले हैं, कौन सा मसल्स निकाला है, कितने टिश्यूज ब्रेस्ट के निकाले हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपका कैंसर किस स्टेज में। सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में मेडिसिन दी जाती हैं, ये मेडिसिन हमारे कैंसर सेल के ऊपर टारगेट करती हैं और उनकी कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करती हैं और उनकी ग्रोथ को श्रिंक करती हैं। और थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो इसका रेडिएशन है, रेडियोथेरेपी, यानी जब आपकी ग्रोथ श्रिंक हो जाती है तो उसके बाद जो है रेडिएशन के जरिए उनको ख़त्म कर दिया जाता है। फिर कुछ जो कॉज होता है हार्मोनल जो डिस्टर्बेंस की वजह से कैंसर होता है, तो फिर उसमें हार्मोनल थेरेपी दी जाती है, हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो पेशेंट को 5 से 10 साल तक जो है वो टैबलेट्स डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करता है, उनको ऑन्कोलॉजिस्ट, और उनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक डॉक्टर, कीमोथेरेपी आजकल तकरीबन हमारे पाकिस्तानी आवाम में बहुत ज़्यादा ये वर्ड सुना गया है, बहुत कॉमन हो चुका है। कीमोथेरेपी से जो है वो कैंसर का क्योर मुमकिन है, ये अक्सर सुना जाता है। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में कीमोथेरेपी के अलावा और कितनी टाइप्स की ट्रीटमेंट इस वक्त अवेलेबल है, और लोग ज़्यादातर कीमोथेरेपी की तरफ क्यों जाते हैं? देखिए, ये चीज़ें जो है ये डिसाइड करना, या ये हम किसी को अगर प्रिस्क्राइब करते हैं ना जैसे मीडिया पे, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो लोग इससे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये एक इतना सेंसिटिव टॉपिक है। क्योंकि जब आपका ऑन्कोलॉजिस्ट आपको डायग्नोज करता है, आपका बायोप्सी करता है, आपके जितने भी टेस्ट होते हैं उस हिसाब से जो है वो उसका जो है TNM नंबर कहते हैं, उस वो देखता है कि कहाँ तक मेटास्टेसिस पहुँचा, ट्यूमर कितना बड़ा है, कितने लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं, तो वो उस हिसाब से वो सजेस्ट करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको जो है वो सर्जरी के बाद डॉक्टर जो है वो रेडिएशन थेरेपी नहीं देखते, कुछ ऐसे होते हैं जिनको कीमोथेरेपी तक दी जाती है लेकिन रेडिएशन की ज़रूरत नहीं होती, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कीमो भी दी जाती है, रेडिएशन थेरेपी भी दी जाती है। तो ये जो चीज़ है ये आपका ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो इसको सही से जो है वो आपको बताएगा। क्योंकि बसा औकात ऐसा होता है लोग कीमोथेरेपी से या रेडिएशन थेरेपी से डरते हैं, और अगर उनको कोई ऐसी बात सुनने को मिल जाती है तो वो फिर अपना नुकसान करते हैं। वो कहते हैं जी डॉक्टर ने कहा था, नहीं कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है, आपने बिल्कुल भी किसी की भी बात नहीं सुननी, आपके ऑन्कोलॉजिस्ट जो आपको असिस्ट कर रहे हैं उसको आपने देखना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊं पलूषा, इसमें हमने जो बात, मेरा ख्याल है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें डिस्कस करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें तो चलें, कीमोथेरेपी, ये रेडियोथेरेपी, ये तो डॉक्टर्स का डिसीजन है, वो ट्रीट करता है अपने पेशेंट को टिल के उसकी रिकवरी ना हो जाए। लेकिन असल चीज़ जो होती है वो ये होती है कि लाइफ आफ्टर कैंसर, आफ्टर कैंसर, आफ्टर सर्जरी पेशेंट को क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और पेशेंट को उन कॉम्प्लिकेशन के साथ किस तरह सर्वाइव करना है। क्योंकि सर्जरी तो हो गई, लेकिन सर्जरी के बाद जो प्रॉब्लम पेशेंट फेस करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहूँगी मैं उस पर थोड़ी सी आप लोगों से बात करूँ। बिल्कुल श्योर डॉक्टर, आप बिल्कुल बात कीजिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कीमोथेरेपी के बाद उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? क्या अक्सर लोगों का ये कहना है, अगर मैं अपनी फैमिली हिस्ट्री की बात करूँ तो मेरी फैमिली हिस्ट्री में मेरी खाला को रह चुका है कैंसर, और उनको 3rd स्टेज पे डायग्नोस हुआ था, और उनकी तबीयत में अक्सर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन देखा गया था। तो क्या ये बहुत कॉमन है चिड़चिड़ापन रहना या गुस्सा ज़्यादा आना? और इसके अलावा कीमोथेरेपी का सबको ही पता है कि बाल झड़ जाते हैं जब कोई कैंसर पेशेंट होता है। तो आजकल एक रिसेंटली एक नया ट्रीटमेंट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया था जिसको कोल्ड कैप कहते हैं, जिसकी वजह से बाल जो है वो नहीं झड़ते, या फिर कह सकते हैं 10% बाल झड़ते हैं, इसके अलावा बाल नहीं झड़ते। तो उसके हवाले से अगर बात करें तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? देखिए, जो भी नए ट्रीटमेंट आते हैं होते तो वो रिसर्च बेस्ड हैं, लेकिन इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि हर आदमी उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। और जहाँ तक कीमोथेरेपी का, और फिर ये भी आपका ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा कि आपके लिए वो सूटेबल है या नहीं है। जैसे लेज़र ट्रीटमेंट, आँखों की हम लेज़र ट्रीटमेंट कराते हैं, उसके लिए भी बाकायदा पहले टेस्ट होता है कि आपका लेज़र हो सकता है या नहीं। बिल्कुल इसी तरह से कोई भी ट्रीटमेंट आपका डॉक्टर देखता है कि आपकी बॉडी के लिए फ़िट है या नहीं।
जहाँ तक कीमोथेरेपी का ताल्लुक है, कीमोथेरेपी जो है उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, हर बॉडी पे डिफरेंट इफ़ेक्ट होते हैं, जो बॉडी जितनी स्ट्रांग है, इम्यून सिस्टम और जैसा उसका प्रॉब्लम है, लेकिन वो वक्ती होते हैं, थोड़े दिन के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सबसाइड हो जाते हैं। और जहाँ तक चिड़चिड़ापन है, डिप्रेशन है, देखें कैंसर नाम ऐसा है कि बहुत सारे लोग एकदम से डिप्रेशन में आ जाते हैं, चाहे वो बीमारी उनकी ऐसी है कि जिसका प्रोग्नोसिस अच्छा है, स्टेज 1 में है, स्टेज 2, इवन स्टेज 3 और 4 में भी आपकी मतलब आपकी रिकवरी के चांसेस होते हैं। तो इसलिए डिप्रेशन और प्रेशर ये तो ऐसी चीज़ है जो आपकी बीमारी को और ख़राब कर देती है। तो जिन लोगों को अगर ऐसा डायग्नोज हुआ है तो वो कोशिश करेंगे वो खुश रहें, क्योंकि आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे और वो आपकी रिकवरी को और ज़्यादा तेज़ कर देंगे। तो ये है असल चीज़, तो ये है कि हमें अपने आप को मायूस नहीं होना। इस्लाम में भी मायूसी कुफ्र ईमान है, ज़िंदगी तो जितनी है वो तो अल्लाह ताला ने लिख दी है, बाकी ये है कि हमें अल्लाह के ऊपर भी इत्तेफा करना है। ठीक डॉक्टर, अगर बायोप्सी के हवाले से बात की जाए तो ये वर्ड भी बहुत कॉमन है, कैंसर में अक्सर सुनने को मिलता है बायोप्सी। मैं इसके हवाले से आपसे पूछना चाहूँगी कि बेसिकली ये वर्ड को डिस्क्राइब कर दें, एलैबोरेट कर दें आपके, क्या है बायोप्सी? देखें, बायोप्सी जो है डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है। जब आपका कैंसर अगर आपका मेमोग्राम में, अल्ट्रासाउंड में होता है, तो आजकल तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी होती है। बायोप्सी में जैसे आपके जहाँ पर कैंसर या लंप आपको नज़र आ रहा है वहाँ के टिश्यूज़ लिए जाते हैं, वो टिश्यूज़ लैब में भेज के उसको डायग्नोज किया जाता है कि ये जो लंप, अब देखें हर एक गुठली, हर एक लंप जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो कैंसर बिनाइन हो या मैलिग्नेंट, तो फिर वो टिश्यूज़ लेके उनको टेस्ट किया जाता है, उसमें ये मालूम किया जाता है कि ये मैलिग्नेंट है या बिनाइन है, यानी इसमें ये फैलने वाला नहीं है, या ये जो है वो मैलिग्नेंट है, इसको ट्रीटमेंट देना है, इसको किस तरह से इसे ऑपरेट करना है, कीमोथेरेपी देनी है, यानी ये डायग्नोसिस होता है डॉक्टर का। अगर आपकी बायोप्सी रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पे डॉक्टर अपना जो है वो ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो सेट करता है। ठीक, और रिस्क फैक्टर के हवाले से अगर बात करें तो कीमोथेरेपी या फिर ओवरऑल कैंसर में रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं डॉक्टर? कीमोथेरेपी में रिस्क फैक्टर, कीमोथेरेपी तो एक ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर आपको देता है, वो मेडिसिन की फॉर्म में होता है, इंजेक्टेबल भी होता है, मेडिसिन भी होती हैं, तो वो आपको इसमें रिस्क कुछ भी नहीं होता, वो डॉक्टर आपको टेस्ट करके देखता है, बीपी, हार्ट पेशेंट जो भी है। उसके अलावा साथ साथ जो है आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है वो इसको मेंटेन भी करते हैं, आपके बाकायदा टेस्ट होते रहते हैं, ब्लड टेस्ट होते रहते हैं, आपकी हर चीज़ मेंटेन की जाती है, आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, हीमोग्लोबिन है, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आपको डॉक्टर मेंटेन करते हुए ही आपको आगे ट्रीटमेंट देता है। ठीक है डॉक्टर, लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत कम उम्र की बच्चियों में भी जो है ये ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो रहा है, तो इसके क्या वजूहात हैं? मतलब जो मैंने एक तहकीक के मुताबिक जो मैंने पढ़ा था उसमें ये कहा गया है कि 13 से 14 साल की बच्चियों में भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है और पाकिस्तान में भी मौजूद हैं ऐसी बच्चियाँ जो इतनी छोटी एज में भी इसका शिकार हैं, तो ऐसा क्यों है? देखिए, इसका एक कॉज बताया था हार्मोनल जो हमारे प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी होता है। आजकल हमारे यहाँ देखिए जो डाइट हम ले रहे हैं, आपने देखा चिकन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है, नेचुरल डाइट कम हो गई है, हमारा वेट ज़्यादा है जिसकी वजह से ओबेसिटी हो रही है, और उसके अलावा रेडिएशन का एक्सपोजर इतना ज़्यादा है, बिला जवाज़ हमारे यहाँ MRI हो रहा है, CT स्कैन, जब तक आपका डॉक्टर ना कहे जब तक आपने ये नहीं कराना। एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट एक जो है कि आफ्टर जो ब्रेस्ट सर्जरी होती है उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं, एक तो ये होता है कि लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट, जो पेशेंट हमारे पास आते हैं ज़्यादातर उनकी मूवमेंट जो हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं, स्पेशली जब आपके हाथ के मसल्स जो हैं वो शोल्डर मूवमेंट नहीं होती, आपके हाथ में बर्निंग सेंसेशन आएंगी, और उसके साथ साथ जो है वो आपके चेस्ट की वॉल जो है वो टाइट हो जाएगी, जो आपका इंसीजन जो स्कार है जहाँ टाँके लगे होते हैं वो जगह टाइट हो जाती है, गर्दन में दर्द होता है, हाथ सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए बाकायदा जैसे डिफरेंट आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइजेज बताएगा, कुछ ऐसे हीट ट्रीटमेंट देंगे, कुछ जनरल एक्सरसाइजेज जिससे आपकी मूवमेंट रिस्टोर होंगी। इसके अलावा जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है वो होता है लिम्फेडिमा, आपका हाथ सूजा रहता है उस साइड का जहाँ की सर्जरी हुई है, क्योंकि लिम्फ नोड निकाल दी जाती हैं। लिम्फ नोड जो है वो ड्रेनेज सिस्टम है, यानी हमारी बॉडी को ड्रेन करता है, लेकिन जब वो निकल जाती हैं तो वो छन्नी कम हो जाती है और आपका फ्लूइड जो है वो स्लोली
इलेक्ट्रॉली जो है वो ड्रेन होता है तो वहाँ पे जमा हो जाता है। तो उसके लिए जो आजकल यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है उसे कहते हैं कंप्लीट डीकंजेस्टिव थेरेपी। ये जो है 50 to 70% जो है ना ये आपका लिम्फेडिमा के ट्रीटमेंट होता है, और इसमें ख़ास किस्म की कंप्रेशन बैंडेजेस, लिम्फेटिक मसाज और स्किन केयर जो है ये शामिल होती है, और जो पेशेंट को करनी होती है। उसके अलावा जो है प्रेशर गारमेंट जैसे मोज़ा है जो हाथ में पहनना होता है, उसके साथ सर्टेन एक्सरसाइजेज होती हैं जो पेशेंट ने करनी होती हैं ताकि उसका लिम्फेडिमा जो है उसे तकलीफ़ ना दे और दर्द ना दे। बिल्कुल नाज़रीन, हम लोग एक आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे थे। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो ख़वातीन में अक्सर नेगलेक्ट कर दी जाती है। अगर हम अपने इंटीरियर साइड की बात करें, पंजाब या सिंध इंटीरियर की बात करें, तो वहाँ पे ख़वातीन को इस चीज़ की अवेयरनेस तक नहीं दी जाती कि ये क्या है, क्यों है, और अगर डायग्नोस हो भी जाए तो वहाँ पे इतने वसाइल मौजूद नहीं हैं कि ख़वातीन के ट्रीटमेंट के लिए कुछ किया जा सके। इस पे ये एक बहुत ही ह्यूज टॉपिक है। आई थिंक एक सेगमेंट काफ़ी नहीं था, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम लोगों ने कोशिश की कि जितनी भी ख़वातीन ये प्रोग्राम देख रही हैं उन तक अवेयरनेस प्रोवाइड की जा सके। और इसके अलावा मज़ीद भी हम लोग ऐसे कोशिश करेंगे कि ऐसे टॉपिक्स का, ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद करें जिसमें ख़वातीन के मसाइल पे हम लोग आवाज़ बुलंद कर सकें। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, और मैं डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो आई और अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह हाफ़िज़।